दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 27 सितंबर और हम आज के समाचार पत्रों में जो महत्वपूर्ण समाचार हैं, उन जो प्रश्न उनसे बन सकते हैं उन्हें देखेंगे। तो इस संदर्भ में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण समाचार है वो है कॉलेजियम प्रणाली। ये चर्चा में है। ये इसलिए चर्चा में है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के द्वारा ऐसे 70 नाम सुझाए गए जजों की नियुक्ति के संदर्भ में। ऐसे 70 केसेस की बात की गई जो अभी पेंडिंग है। अब कॉलेजियम क्या है, इस संदर्भ में हम जरा सा इसके बैकग्राउंड में जाकर के देखें तो जजेस केस के नाम से 3 निर्णय आए थे सुप्रीम कोर्ट के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इस कॉलेजियम के निर्माण की बात की जाती है, जिन्हें जजेस केस के नाम से जाना जाता है। 3 केस को, सबसे पहला केस आया था 1981 में, दूसरा केस आया 1993 में, तीसरा केस आया 1998 में। तो जो ये 3 केस आए, इन तीनों को जजेस केस के नाम से जाना जाता है। 1981 वाले केस को कहा जाता है एसपी गुप्ता केस। इसमें यह निर्णय दिया गया। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें तो कहा जाता है कि जो ये हमारे संविधान में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो हमारे केंद्र की कार्यपालिका है, वो तथा चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, इनकी सलाह पर। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह कितनी महत्वपूर्ण है, इस सलाह शब्द पर, कंसल्टेशन शब्द पर ही सबसे ज़्यादा बहस की गई कि क्या इनकी बात मानना अनिवार्य है कि नहीं है। तो जब ये इन केस में इन्हीं सब की बात की गई तो 1981 वाले केस में कहा गया कि इनकी सलाह का मतलब विचार विमर्श होता है। तो इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जो है एक अधिकार की बात इनके नहीं की गई। तो सरकारें यहाँ पर 1981 से लेकर के 93 तक अपने हिसाब से जजों की नियुक्ति करती रहीं। लेकिन जो 1993 में जजेज केस आया, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को सरकार की राय पर या अन्य लोगों की राय पर तरजीह दे दी गई। तो होता यह है कि कॉलेजियम जो बनाने की बात की गई कि इसको अभी 98 वाले में जाकर के ये पूरी तरह से पूर्ण होती है, लेकिन इसकी शुरुआत 1993 में हो गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति, यानी सलाह का मतलब, कंसल्टेशन का मतलब पूर्णतः सहमति है। ये जिसे चाहेगा इसकी सहमति के बिना, जिसे चाहेगा वही जज बनेगा, इसकी सहमति के बिना जज नहीं बनाया जा सकता है। 1998 में जो निर्णय आया उसमें कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनके साथ साथ 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी, अन्य जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो जजों की वैकेंसी है उन्हें भरने के लिए बात उठाएंगे, तय करेंगे। तो ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ये मिल करके जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं उसे कॉलेजियम कहा गया। सरकार को इस कॉलेजियम पर आपत्ति होती है क्योंकि इसमें इसका कहीं भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा विकसित व्यवस्था है, इसलिए सरकार को इसका विरोध करना पड़ता है। इस संदर्भ में 2014 में सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी NJAC बनाया था 99वां संशोधन करके संविधान में, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, इसे मान्य नहीं किया गया, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये 99वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ये कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है ये याद रखिएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट में जजों के कॉलेजियम की बात की गई। इसी तरह से हाई कोर्ट में जजों के लिए नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, उसमें हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट में नियुक्ति की बात होगी वहाँ के जज रहेंगे, वहाँ के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे और उस राज्य के राज्यपाल भी रहेंगे। तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी इसी कॉलेजियम के तहत होती है। तो ये हमने देखा कॉलेजियम प्रणाली, जो कि इस समय चर्चा में है। बहुत सारे केस ऐसे पेंडिंग हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज होता है इस समय। हाई कोर्ट में बात की जाए तो लगभग 60 लाख केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में बात की जाए तो लगभग 80,000 केस पेंडिंग है। ऐसे में लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। तो यह कॉलेजियम प्रणाली चर्चा में है, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे। तो अगला हम अपने अगले महत्वपूर्ण समाचार की तरफ चलें तो वो है मणिपुर में हिंसा से संबंधित। ये हिंसा मई से चली आ रही है, आप सब जानते होंगे। यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है, 2 कमेटियों की बात की जा रही है। एक कमेटी गठित की गई मणिपुर हिंसा की जांच के लिए। तो पूछा जाएगा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो किसकी अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई, तो अजय लांबा। किसकी अध्यक्षता में? अजय लांबा, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। दूसरी एक समिति जो वहाँ राहत और पुनर्वास कार्य चल रहा है, वहाँ शांति की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के
बात की जाती है कि कौन सी समिति गठित की गई, तो जस्टिस गीता मित्तल समिति। तो गीता मित्तल समिति और अजय लांबा समिति, आप सब ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये मणिपुर कहाँ पर है, तो मैप में आप सब जानते ही हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट का महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी सीमा नागालैंड से मिलती है। इधर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है म्यांमार से मिलती है। नीचे की तरफ जो है मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है। नीचे की तरफ मिजोरम है, यहाँ पर त्रिपुरा है, ये देखिए मेघालय, और यहाँ बीच में असम है। तो ये रही मणिपुर की स्थिति। अगला, यहाँ पर इन दो समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है। जो वो मुख्य दो समुदाय हैं, तो एक है कुकी समुदाय और दूसरा है मैतेई समुदाय। एक पहाड़ी जातियाँ हैं, एक मैदान की जातियाँ हैं। तो इनके बीच जो है आपस में हमेशा से संघर्ष होता रहा है। अगला, इस समय जो एक चर्चा में है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, और ये भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। तो जो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ये वहीदा रहमान जी को दिया गया है 2021 का। ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जब आयोजित होगा, तो उस समय इनको ये दिया जाएगा। इन्हें पहले पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये फैक्ट के रूप में आप सब याद रखिएगा। हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र चल रहा है। यूनाइटेड नेशन के कुल 6 अंग हैं, हम सब जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है सुरक्षा परिषद और महासभा है। तो जो महासभा होती है, हर साल इसकी बैठकें होती हैं। यह जो महासभा होती है, यही महासचिव की नियुक्ति करती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, उनकी नियुक्ति यह महासभा के द्वारा ही की जाती है। हालांकि इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह ली जाती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर बहस करता है, उसके अनुमोदन पर बहस करता है। वैश्विक शांति, वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसके 6 अंगों में कौन कौन से हैं, तो महासभा पहला हो गया, सुरक्षा परिषद दूसरा हो गया, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे हम इकोसोक कहते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात की जाती है, यानी प्रन्यास परिषद की बात की जाती है, इसका एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, तथा सचिवालय, यूनाइटेड नेशन का सचिवालय महत्वपूर्ण अंग है। ये यूनाइटेड नेशन कहाँ पर स्थित है, अगर हम मैप में देखें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह न्यूयॉर्क के पास जो है मैनहट्टन एक जगह है, वहीं पर ये अवस्थित है। इसमें जो है पूछा जा सकता है कि क्या थीम रही इस बार की 78वें महासभा की, तो इसकी थीम थी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता। क्या थीम थी, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता। तो किस चीज़ के विश्वास के पुनर्निर्माण की बात की जाती है, किसके लिए एकजुटता की बात की जाती है, तो हम जानते हैं कि दुनिया में इस समय रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। इस अफगानिस्तान में अस्थिरता की बात की जा रही है। जलवायु परिवर्तन का कितना दुष्प्रभाव है पूरी दुनिया पर, वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर के कोविड के बाद ग्लोबल हेल्थ की बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों पर बहस चल रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में। इसमें भाग लेने के लिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी गए हुए हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर के भी उन्होंने वहाँ पर बात की कि किसी भी देश की जो रणनीतिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उस देश की आंतरिक राजनीति से प्रेरित नहीं होने चाहिए। तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य इसको लेकर के आया है। आगे हम चलें, देखें कौन सा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कहाँ से। तो एक समाचार इस समय हाथियों से लेकर के है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाती है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, पहले तो ये देख लें कि ये समाचार क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस समय हाथियों की मृत्यु हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ये काजी, तो हाथियों की मृत्यु कहाँ हो रही है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी जो राष्ट्रीय पार्क हैं, ये कहाँ पर हैं, तो ये हैं उत्तराखंड में। ये कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। यहाँ पर हाथियों की मृत्यु देखी गई है। तो इस वजह से यह चर्चा में है कि आखिर किन कारणों से हाथियों की मौत हो रही है। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, कब चलाया गया, 1992 में चलाया गया। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, तो 1973 में चलाया गया था। कल के समाचारों में हमने ये पढ़ा था। प्रोजेक्ट हाथी में मानव और हाथी के बीच संघर्षों की बात, जो जंगली हाथी है उनके बीच मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट
की बात की जाती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं। इनके हाथी दांत को लेकर के अवैध शिकार इनका किया जाता है। इस समय पूरी दुनिया में अगर एशियाई हाथियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एशियाई हाथी भारत में रहते हैं। लगभग 27,000 एशियाई हाथियों का घर है भारत। और हाथी के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, इसे भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। ये हाथियों की अगर संरक्षण के प्रयासों की बात करें तो इसको लेकर के जब हम IUCN के स्टेटस की बात करें तो IUCN की संस्था के द्वारा यह इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में इसे रखा गया है, यानी सबसे ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। साइट्स यानी क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है? तो नंबर 1 में रखा गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता है। तो हाथियों के संरक्षण की दिशा में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथियों के संरक्षण के लिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, वह पूछा जा सकता है कि माइक क्या है? तो 2003 में जो इलीगल किलिंग होती है उसकी मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स की बात की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ हाथी पाए जाते हैं उन देशों के सहयोग से एक संस्था बनाने की बात की गई कि ताकि इनको ट्रैक किया जा सके कि इनको मारा कहाँ जाता है, इनके हाथी दांत से जो बनी हुई वस्तुएं उनको बेचा कहाँ जाता है। ऐसे इन सब को इंटीग्रेट करके इनको बचाने की बात की जा रही है। देश में हाथी गलियारों की बात की जाती है कि हाथियों की आवाजाही के लिए ऐसे हाथी गलियारे होने चाहिए। तो वर्तमान में लगभग 110 हाथी गलियारे भारत में बनाए गए हैं। तो ये हाथियों के संरक्षण को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भारत में किया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आगे देखें तो UPI लेन देन की बात की जा रही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात की जा रही है। हम सब जानते हैं कि ये जो फ़ोनपे है, गूगल पे है, इसके द्वारा आसानी से सब पेमेंट किया जाता है। QR कोड जब से आया तब से इसमें वृद्धि देखी गई और अगस्त के महीने में 10 अरब लोग UPI लेन देन करते हैं। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि जो कौन सी संस्था ने इसको बनाया? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया यह इंटरफेस है UPI, जो रियल टाइम में एक त्वरित समय में ही, वास्तविक समय में ही तुरंत पैसे का इधर से उधर भेज दिया जाता है। तो भारत सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, जिसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दी जा रही हैं। ये जो फिनटेक शब्द बार बार समाचारों में आता है, उसका मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होती है। जैसे ये क्या कहा जाता है, फ़ोनपे हो गया, जैसे गूगल पे हो गया, ये सब फिनटेक के उदाहरण हैं। तो इसमें जो है बजट में कितने का प्रावधान किया गया है? तो ये याद कर लीजिए कि 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान फिस्कल ईयर 2023 में, वित्त वर्ष 2023 में किया गया। 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कि वह डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे, इस क्षेत्र में अवसंरचनाओं का विकास करे। अगला हम अपना महत्वपूर्ण देखें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। PMLA की बात की जाती है, ये आखिर क्या है, तो कब आया था, तो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो धन शोधन के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हिंदी में उसका शब्द है धन शोधन, यानी अवैध स्रोत से कमाया गया धन जिसे बाद में वाइट कर लिया जाता है, सफ़ेद कर लिया जाता है उस धन को, जो सही सफ़ेद करने का मतलब सही स्रोत से बता दिया जाता है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम कब आया था? तो ये पूछा जा सकता है कि 2002 में आया था। बाद में इसमें संशोधन भी हुआ है इस अधिनियम में, और ये आया 2002 में, लागू हुआ 2005 में। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि आखिर यह कैसे कार्य करता है? तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें जो अपराध होते हैं, चाहे वो आतंकवाद को इसके ज़रिए बढ़ावा दिया जा रहा हो, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी की बात की जा रही हो, चाहे वेश्यावृत्ति के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जा रही हो, इन सब कार्यों के जरिए जो धन कमाया जाता है उन सब की जांच कौन करता है? ED करती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है। पहले ये स्वतंत्र रूप से दंड देने की बात नहीं थी, अलग अलग कानूनों के तहत दंड दिया जाता था धन शोधन में, जैसे फेमा एक्ट की बात की जाती है। इसी तरह से बहुत सारे अधिनियम थे। तो इसके लिए ये बड़ी क्लास होगी,
तब जा कर के ये समझ पाएंगे कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। इसको नेट पे सर्च करके इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप लोग पढ़िएगा। आगे अगर हम चलें, आज के कौन हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चुनावी बांड चर्चा में रहा। चुनावी बांड को लेकर के जो बात की गई है वो ये कहा जा रहा है कि सरकार अब कैश में विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो अब कैश में चंदे नहीं लेते हैं। इसके लिए प्रावधान कर दिया गया था कुछ साल पहले से ही, लेकिन अभी हाल में ही विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के द्वारा अरुण जेटली जी जिस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये चुनावी बांड लेके आया। SBI बैंक के द्वारा ही ये चुनावी बांड जारी किए जाते हैं, इनके द्वारा सरकारों को चंदा दिया जाता है। तो ये मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स से इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। हम अगला देखें, एंजल टैक्स की बात की जाती है। आखिर क्या है एंजल कर? जैसे एंजल का मतलब होता है कि एंजल कर का मतलब यह हुआ कि जो स्टार्टअप्स नए नए स्थापित किए जाते हैं, उन कंपनियों में जो निवेश करने वाले लोग हैं, अगर उनको निवेश किया जा रहा है और उनके जो शेयर हैं वो बेचे जा रहे हैं, तो शेयरों का जो लाभांश होगा, जो उनकी फेयर मार्केट वैल्यूएशन होगी, उसमें वो जो लाभ कमाएंगे उस पर 30% का कर लगाया जाता है। ये क्यों चर्चा में है? तो जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, इनके लिए कहा गया था कि इनको कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन शुरू में देखा गया कि लगभग 2013-14 के आसपास से कि जो एक पेरेंट कंपनी है वो आसपास अपने आपस की ही एक ही मुख्य कंपनी है और इसी से संबंधित, इसी से जुड़ी हुई ये सब कंपनियां हैं, ये सब आपस में ही निवेश कर रहे होते हैं और अधिक लाभ कमा रहे होते हैं। इसीलिए यह एंजल टैक्स लाया गया। तो कहा गया कि अब जो स्टार्टअप्स स्थापित होंगे उसमें जो लाभांश कमाया जाएगा, जो शेयर बेचे जाएंगे, उस पर भी कर लगाया जाएगा। पहले यह घरेलू लोगों यानी भारत के लोग ही निवेश करते थे, उस पर कर वसूला जाता था। अब इसमें एनआरआईज़ के लिए भी कर वसूलने की बात की जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण कर है एंजल टैक्स। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंजल टैक्स है क्या। हम अगले महत्वपूर्ण समाचार की तरफ चलें तो क्या चर्चा में है इस समय? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर चर्चा में है। पाकिस्तान अपने यहाँ जल अवसंरचनाओं में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में और ऊर्जा की अवसंरचनाओं में निवेश के लिए चीन पर जोर डाल रहा है, जिसे चीन मना कर दिया है, चीन ने मना किया। तो ये यहाँ से चर्चा में है। ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? तो चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चलाया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में लॉन्च किया। इसके तहत पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के यूरोप तक, अफ्रीका तक और पश्चिम एशिया तक के जो देश हैं उनको समुद्री मार्ग से और स्थल मार्ग से जोड़ने की बात की जा रही है। यानी चीन से लेकर के अफ्रीका आदि तक। ये देखें अगर हम इसे मैप के रूप में, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ चाइना है, तो यहाँ से लेकर के समुद्री मार्ग से यहाँ भारत है और यहाँ पर अफ्रीका है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, जैसे यहाँ सूडान हो गया, यहाँ पर जिबूती हो गया, यहाँ पर सोमालिया हो गया, यहाँ पर श्रीलंका हो गया, तो यहाँ पर इन देशों में बंदरगाहों का विकास, अगर स्थल मार्ग से है तो सड़क मार्ग का विकास होते हुए, तो चाइना अपने सामान को, उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं जिनका एक्सपोर्ट करता है, वो आसानी से विश्व के यूरोप तक के बाज़ारों में, अफ्रीका तक के बाज़ारों में पहुंचा सके। इसको लेकर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत 2013 में किया था। इसमें पोर्ट का, बंदरगाहों के विकास की बात की गई, रेलवे मार्गों के विकास की बात की गई, सड़क मार्ग के विकास की बात की गई। तो ये जो CPEC चर्चा में है उसी के तहत बनाया गया ये एक कॉरिडोर है। CPEC का मतलब चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम दिया गया। यह ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग या झिंजियांग प्रांत को जोड़ता है। तो इस झिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान रहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि उइगर मुसलमानों को लेकर के बार बार में चीन का यह प्रांत चर्चा में आता है। तो ये कहाँ है? झिंजियांग प्रांत। तो यहाँ से लेकर के भारत के पाक अधिकृत कश्मीर से जाता है, इसलिए इस पर भारत को आपत्ति है। तो ये CPEC महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें क्या चर्चा में है। तो इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जो केप ऑफ हॉर्न में आता है। ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भूखमरी की बात की गई, काफ़ी सारे लोग भूख से मर गए।
ब्रिक्स की सदस्यता भी हाल ही में इस देश को दी गई, मिस्र को दी गई। यहाँ पर मिस्र है, यहाँ पर इथियोपिया है। तो इसके बारे में ये समझना ये है कि इसकी राजधानी आदिस अबाब है। और मैप में देखें तो यहाँ पर ये स्थल रुद्ध है, ऐसे देखने में लग रहा है कि ये रेड सी है, लाल सागर है, और ये क्या है, अदन की खाड़ी है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ लाल सागर और अदन की खाड़ी से इसकी सीमा टच होती है, नहीं, लेकिन यह एक तरह का स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा कहीं से समुद्र से लगती नहीं है। यहाँ पर एक देश है इरिट्रिया, कौन सा देश है, इरिट्रिया, और ये छोटा सा देश है जिबूती, और ये कौन सा देश है, सोमालिया। तो इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया के द्वारा घिरा हुआ है। तो इस तरह से यह एक स्थल रुद्ध देश है। यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है मैप में, इसलिए मैंने इसे रखा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मैप की दृष्टि से इथियोपिया। आगे हम देखें तो ओडेसा एक जगह है जहाँ पर अभी, ओडेसा एक शहर है जहाँ पर रूस के द्वारा बम गिराया गया। तो निश्चित रूप से कहाँ पर होगा, यूक्रेन में होगा। यूक्रेन में कहाँ है, तो ब्लैक सी के किनारे यहाँ पर एक शहर है ओडेसा, और क्रीमिया के पास में, क्रीमिया से थोड़ी सी दूरी पर। किस लिए ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यह है कि अभी इस देश को यूनेस्को की धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हाल ही में यूनेस्को की धरोहर स्थल घोषित किया गया, और यहाँ पर इस शहर में ये एक पोर्ट सिटी है, परिवहन और पर्यटन दोनों के लिए यह जाना जाता है, सुंदर सा शहर यूक्रेन का। तो यहाँ पर बम गिराए जाने के कारण ये चर्चा में आया। तो ओडेसा शहर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो ब्लैक सी के किनारे यूक्रेन का एक शहर है। आगे हम देखें तो ये अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख क्षेत्र ये चर्चा में है। ये किस लिए चर्चा में है, तो ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर इसी नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में यहाँ पर एक पेट्रोलियम कंपनी में आग लगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों इस दुर्घटना की चपेट में आए। तो ये समझना क्या है, यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है नागोर्नो काराबाख से। तो देखिए, ये यहाँ पर 2020 से युद्ध चल रहा था। इसके लिए किस किस देश के बीच युद्ध चल रहा था, तो ये है आर्मेनिया, और ये है अजरबैजान, और ये है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन तीनों को काकेशियन कंट्रीज़ कहा जाता है, काकेशीय देश कहा जाता है। एक तो ये जान लेने की ज़रूरत है। दूसरा कि ये जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है, नागोर्नो काराबाख वाला जो इलाका है, ये इन दोनों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। ये 1980 और 90 के दशक से ही इस क्षेत्र को लेकर के दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहा। 2020 में भीषण लड़ाई हुई। तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना है कि जो ये है, जो एक मिनट, हाँ, जो आर्मेनिया है ये ईसाई बहुल है, और जो अजरबैजान है ये मुस्लिम बहुल देश हैं। तो दुनिया दो धड़ों में बटी। ईसाई लोग आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे थे, मुस्लिम कंट्रीज अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जनसंख्या की दृष्टि से आर्मेनियाई मूल जाति के जो लोग हैं वहाँ पर आर्मेनियाई लोग रहते हैं। लेकिन ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, अजरबैजान के क्षेत्र में आता है। इसको लेकर के जनमत संग्रह करवाने की भी बात की गई, लेकिन यहाँ पर जो विरोध की गतिविधियाँ, विरोध के स्वर उठते रहे, उसे अजरबैजान के द्वारा बार बार दबाया गया। तो इस क्षेत्र के लिए, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए युद्ध होता रहा। किसके कब्जे में है, तो अजरबैजान के कब्जे में है। यही प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ पर है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला हम देखें तो कुछ अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि आज के लिए कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो परमाणु हथियारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 सितंबर को, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, 26 सितंबर। आगे हम चलते हैं। वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ हो रही है। हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी से आप सब परिचित हैं, तो इसलिए हल्दी सम्मेलन महत्वपूर्ण है। तो हल्दी सम्मेलन की बात की जाती है तो ये हो रहा है मुंबई में। अगला एशियाई खेल चल रहे हैं। एशियाई खेलों में हाल ही में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक लेकर के आए हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। इन्होंने टीम के रूप में भी लेकर के आया। तो 10 मीटर में ये लेकर के आए हैं कांस्य पदक, अकेले इन्होंने खेला। तो इसमें कांस्य पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह लेकर के आते हैं कांस्य पदक। अगला है कि सीएम ने हुक्का बार को, तो हुक्का का प्रचलन सबसे ज़्यादा दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अगले प्रश्न की तरफ चले। चीन किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो यह है नेपाल। हाल ही में नेपाल और चीन के बीच जो है कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इंफ्रा परियोजनाओं से लेकर के अनेक क्षेत्रों तक। एक किसी दिन इस पर एक विशेष 5-6 मिनट का वीडियो बना करके हम आप लोगों को डालेंगे। आगे चलें। अगला कौन सा प्रश्न हो सकता है महत्वपूर्ण? तो किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वनडे परीक्षाओं के लिए। तो ये किया है अमेजन ने। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया अमित खरे जी को, पहला ऑप्शन। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार जिनसे प्रश्न बन सकते हैं और इनके बहाने हमने स्ट्रेटजी को भी डिस्कस किया। तो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।